तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसने इस देश का नक्शा ही बदल दिया। हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, उसकी जबरदस्त शुरुआत की और उसके शुरुआती संघर्षों की। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। साल 1526 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ लोधी वंश का सूरज डूब रहा था तो दूसरी तरफ एक नए साम्राज्य का उदय हो रहा था। सिर्फ एक साल, एक लड़ाई और हिंदुस्तान के इतिहास ने एक पूरी तरह से नई करवट ले ली। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे एक देश निकाला राजकुमार एक बिखरते हुए साम्राज्य को जीतकर इतिहास लिख देता है। यही तो कहानी है, जुनून की, जीत की और एक ऐसी विरासत की जिसे हम आज तक महसूस करते हैं। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुगलों के आने से ठीक पहले भारत का पॉलिटिकल सीन था कैसा। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत पर एक के बाद एक कई वंशों ने राज किया और इनमें आखिरी था लोधी वंश। और इसका आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी, उसकी गद्दी कुछ खास मजबूत नहीं थी। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी से नाराज होकर एक बाहरी ताकत को बुलावा भेजा, और वो ताकत थी बाबर। ये एक ऐसा फैसला था जो सब कुछ बदलने वाला था। और इसी बुलावे पर एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार, इस पूरे साम्राज्य के फाउंडर बाबर की। बाबर, पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसने टाइटल लिया बादशाह का, मतलब शहंशाह। और उसकी एम्बिशन वो तो उसके खून में थी। सोचिए, एक तरफ वो तैमूर का वंशज था और दूसरी तरफ चंगेज खान का। ये विरासत सिर्फ एक खानदान का नाम नहीं थी, ये जीत का एक ब्लूप्रिंट था। लेकिन बाबर सिर्फ अपनी विरासत के दम पर नहीं लड़ता था, वो एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट था। उसकी सबसे खतरनाक चाल थी तुलुगमा युद्ध नीति। अब ये क्या थी? इसको ऐसे समझिए, सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। सेंटर वाली टुकड़ी सामने से दुश्मन को उलझाएगी और तभी दाएं और बाएं वाली टुकड़ियां बिजली की तेजी से घूमकर दुश्मन को पीछे से घेर लेंगी। ये एक ऐसा सरप्राइज अटैक था जो किसी भी जंग का पासा पलट सकता था। इस तस्वीर में देखिए, ये रणनीति कितनी साफ दिख रही है। बीच की सेना सामने लड़ रही है और ये जो विंग्स हैं, जिन्हें तुलुगमा कहते थे, वो घूमकर दुश्मन को पीछे से घेर रहे हैं। दुश्मन पूरी तरह से ट्रैप हो जाता था। ये एक ऐसी टैक्टिक थी जिसने बाबर को लगभग अजेय बना दिया था। और इसी स्ट्रैटेजी के दम पर बाबर ने सिर्फ 4 साल में 4 ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिन्होंने हिंदुस्तान में उसकी हुकूमत की नींव डाल दी। 1526 में पानीपत की लड़ाई ने उसे दिल्ली का दरवाजा दिखाया। 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को हराकर राजपूतों की ताकत को तोड़ा। 1528 में चंदेरी का किला जीता और 1529 में घाघरा की लड़ाई से अफगान खतरे को भी खत्म कर दिया। हर जीत मुगल साम्राज्य की इमारत में एक नया पत्थर जोड़ रही थी। लेकिन बाबर सिर्फ एक जंगबाज नहीं था। 1530 में आगरा में उसकी मौत हो गई और उसे काबुल में दफनाया गया। उसने अपनी जिंदगी की कहानी तुजु के बाबरी खुद लिखी, टर्किश जबान में, जो उस दौर को समझने के लिए एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट है। और हाँ, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और आगरा का आराम बाग भी उसी की देन है। बाबर के बाद तख्त पर बैठा उसका बेटा हुमायूं। लेकिन बाप ने जो साम्राज्य बनाया था, उसे संभालना हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हुमायूं को एक बना बनाया साम्राज्य तो मिला, पर उसे कायम रखना बिल्कुल अलग बात थी। पता है, उसके सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं बल्कि घर में ही थे। उसके अपने भाई कामरान, हिंदाल और अस्करी लगातार उसके खिलाफ साजिशें करते रहे, जिससे पूरा साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया एक अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने। पहले 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं हारा, फिर ठीक अगले साल 1540 में कन्नौज की लड़ाई में उसे ऐसी हार मिली कि उसे हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। मुगल राज एक तरह से खत्म हो गया था। तो अब कहानी का फोकस उस आदमी पर है जिसने मुगलों को दिल्ली से बेदखल कर दिया, शेर शाह सूरी। वो सिर्फ एक विजेता नहीं था बल्कि एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर था। शेर शाह सूरी, जिसका असली नाम था फरीद खान, उसने कन्नौज की जीत के बाद पूरे उत्तरी भारत में सूरवंश की नींव रखी। एक नए दौर की शुरुआत हुई। और शेर शाह सिर्फ बादशाह नहीं बना, वो एक रिफॉर्मर था। उसने चांदी का रुपया चलाया। सोचिए, वही रुपया जो आगे चलकर हमारी करेंसी का आधार बना।
उसने वजन और माप के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया, जिससे बिजनेस करना आसान हो गया। जमीन के लिए पट्टा और कबूलियत सिस्टम लाया ताकि किसानों को हक मिले। और हाँ, रोहतास का किला और दिल्ली का पुराना किला जैसी शानदार इमारतें भी बनवाईं। लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी देन थी ग्रैंड ट्रंक रोड। इस सड़क को उसने बंगाल से लेकर पेशावर तक फिर से बनवाया और बेहतर किया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये ट्रेड, कम्युनिकेशन और पूरे एम्पायर की धमनी थी। और तो और, हर कुछ किलोमीटर पर यात्रियों के लिए सराय या गेस्ट हाउस भी बनवाए गए। तो अब कहानी वापस हुमायूं पर आती है। एक कहानी एक जबरदस्त कमबैक की और एक ऐसी विरासत की जो हमेशा के लिए रह गई। पूरे 15 साल निर्वासन में गुजारने के बाद हुमायूं वापस लौटा। शेर शाह के वारिस कमजोर पड़ चुके थे और 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन किस्मत देखिए, जीत की खुशी वो ज्यादा दिन मना नहीं पाया। सिर्फ 1 साल बाद दिल्ली के दीनपनाह में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। और दिल्ली आज भी उस उथल-पुथल वाले दौर की गवाही देती है। एक तरफ है शेर शाह का बनवाया पुराना किला और दूसरी तरफ है हुमायूं का शानदार मकबरा, जिसे उसकी बेगम ने बनवाया था। 2 दुश्मन और दोनों की निशानियां आज भी दिल्ली में एक दूसरे के करीब मौजूद हैं। हुमायूं का मकबरा ये सिर्फ एक कब्र नहीं है, ये आर्किटेक्चर में एक नई शुरुआत थी। नई दिल्ली में मौजूद इस मकबरे को उसकी विधवा बेगा बेगम ने बनवाया था। और इसकी सबसे खास बात, ये भारत में 4 बाग स्टाइल का सबसे पहला नमूना है। एक ऐसा स्टाइल जो आगे चलकर ताजमहल की पहचान बना। तो ये 4 बाग स्टाइल है क्या? दरअसल ये एक पर्शियन गार्डन डिजाइन है, जिसमें एक बड़े बगीचे को रास्तों या पानी की नहरों से 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। इसे जन्नत के बागों की नकल माना जाता था और ये मुगल आर्किटेक्चर का एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि कैसे एक बादशाह का मकबरा, जो उसकी मौत की निशानी था, आने वाले साम्राज्य के लिए एक नई आर्किटेक्चरल विरासत की बुनियाद बन गया। ये दिखाता है कि जंग और सियासत से बना एक साम्राज्य आखिर में अपनी कला